नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टोरी पॉडकास्ट कुछ तो बात है की कहानी जिंदगी और मौत के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपने सुना राजीव की बेटी प्रिया ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज पे है। उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में राजीव के पास एक काले कोट वाला आदमी आता है जो उसे उम्मीद की एक किरण दिखाता है। उसे कुछ ऐसे टास्क करने को देता है जिससे उसकी बेटी जिंदा रहेगी। आइए आगे सुनते हैं राजीव को क्या टास्क दिए और क्या राजीव वो कर पाया। मेरी बेटी की सांसें कुछ ही घंटों की मेहमान है बस। मैंने आगे कोई सवाल नहीं किया। मैं तैयार था अपनी बेटी को बचाने के लिए। फिर उसने आगे कहा, अब तुम बाहर रिसेप्शन पे जाकर इंतजार करो। मैं तुम्हारी बेटी का प्रोसीजर शुरू करवाता हूं, बशर्ते तुम प्रोसीजर रूम में नहीं आओगे। ये कह के वो वहां से चला गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। तो इस वक्त तो वो आदमी मेरे लिए उस तिनके के समान था। अब मैं बाहर रिसेप्शन पर आकर बैठ गया। तभी अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली गई। एकदम खूब अंधेरा, बस दूर एक लाल रंग का बल्ब चलता दिख रहा था जो प्रिया के रूम का था। वो इस बात का संकेत दे रहा था कि अब प्रोसीजर शुरू हो चुका है। अब मैं उस लाइट को ही देखता जा रहा था। तभी मुझे पता ही नहीं चला, अचानक से एक आदमी ने अंधेरे में आके मुझे कागज का टुकड़ा थमा दिया और आगे चल दिया। मैंने अपने फोन की टॉर्च को ऑन किया। उस पर लिखा था, नीचे मुर्दा घर से शीला डिसूजा के फेफड़े ले आओ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फेफड़े, लंग्स, ये भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने जिंदगी में आज तक एक मक्खी नहीं मारी और ये मुझे लंग्स निकालने के लिए कह रहे हैं। इतना घिनौना काम मैं नहीं कर सकता। इंसान मरा भी है तो क्या हुआ, किसी शरीर की चीरा फाड़ी कैसे कर सकता हूँ मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी देखा प्रिया के रूम से जो रेड लाइट आ रही थी वो ब्लिंक होनी शुरू हो गई। मुझे याद आया कि प्रिया की जान, अपनी बेटी की जान बचानी है। मुझे ये काम, ये टास्क करना ही होगा। और मैं चल दिया मुर्दा घर की तरफ। अंधेरे की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं एक कमरे में घुस गया, पर वो मुर्दा घर तो नहीं लग रहा था। कोई रिसेप्शन जैसा सा रूम था। बाहर निकलते समय सीसीटीवी को देखकर मैं एकदम घबरा गया। सीसीटीवी फुटेज में सब रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे शरीर के अंगों की तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। तो गौर से देखा तो कैमरा बंद पड़ा था। मेरी जान में जान आ गई और मैं उस रूम से बाहर आ गया। तभी मैंने देखा बाहर एक कंपाउंडर की ड्रेस रखी हुई है। मैंने झट से वो ड्रेस पहन ली और आगे को चल दिया। अब मुझे उस कॉरिडोर के सामने एक कमरा दिखाई दिया जिसके बाहर लिखा था मुर्दा घर। मिल गया मुझे मुर्दा घर। मैं धीरे धीरे डरता हुआ उस रूम में पहुंचा और शीला का मृत शरीर ढूंढने लगा। पर सारी जगह ढूंढने पर भी मुझे शीला की डेड बॉडी दिखाई नहीं दी। तभी पीछे से मुझे लगा कोई परछाई निकली हो। एकदम पीछे मुड़कर देखा तो इतनी बड़ी परछाई, जमीन से लेके दीवार तक, किसी दैत्य की तरह। इतना खौफनाक दिख रहा था वो अचानक गायब हो गई वहां से। कहां जा सकती है? ये क्या था? तभी अचानक से एक आवाज आई, क्या चाहिए तुम्हें? इस वक्त यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज से मैं इतना घबरा गया कि मेरा फोन नीचे गिर गया। मैंने फोन उठाते हुए बोला, मुझे डॉक्टर ने भेजा है, ये ना फाइल्स यहां पर रखने के लिए। ये कहते कहते जब मैं ऊपर उठा और अपने फोन की टॉर्च सामने मारी तो देखा एक नर्स खड़ी हुई है। उसके बैज पे नजर गई, शीला डिसूजा लिखा हुआ था। क्या इस शीला के फेफड़े निकालने का काम दिया है मुझे? पर ये तो जिंदा है। ये टास्क, ये कैसा टास्क है? मैं तो जैसे सुन ही पड़ गया। इसे मारना होगा क्या? मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूं?
एक तरफ अपनी बेटी का मासूम चेहरा सामने आ रहा था और एक तरफ मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि शीला मेरे पास पेपर्स लेने आई और पता नहीं कैसे मेरे अंदर का पिता मुझ पर हावी हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर का इंसान उससे माफ़ी मांग रहा था और एक मजबूर पिता उसे जान से मार रहा था। शीला अपने आप को छुड़ाने की लाख कोशिश कर रही थी, पर मेरे सर पे तो अपनी बेटी को बचाने का जुनून सवार था। उसके मरने के बाद मैंने उसे टेबल पे लिटाया और साइड पे रखा हुआ डाइसेक्शन नाइफ उठाकर पेट काटना शुरू कर दिया। मुझे तो सही से पता भी नहीं था कि फेफड़े होते कहाँ हैं, पर मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधा बस उसके फेफड़े, उसके लंग्स निकालने में लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके फेफड़े निकाले और पास रखे एक जार में रख दिए। चारों तरफ खून ही खून। मुझे खुद से भी बदबू आ रही थी। तभी देखा कि पीछे काले कोट वाला आदमी खड़ा हुआ है। बोला, तुम्हारा पहला टास्क पूरा होता है, जाओ अपनी बेटी से मिल लो, अब वो बिल्कुल ठीक है। यहां से आगे का काम मैं संभाल लूंगा। मैंने अपनी खून से रंगी कंपाउंडर ड्रेस उतारी, बाथरूम में जाके अपने हाथ धोए, खुद की हालत सुधारी और सीधा अपनी बच्ची के कमरे में चला गया। वहां प्रिया आंखें खोले लेटी हुई थी और जैसे ही उसने मुझे देखा जोर से पापा पापा चिल्लाने लगी। मैंने भी भागकर अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। तभी संजना भी आ गई और बोली, राजीव डॉक्टर कह रहे हैं कि तो चमत्कार हो गया, देखो प्रिया बिल्कुल ठीक है। उसके ब्लड टेस्ट सैंपल के अंदर कैंसर का नामो निशान तक नहीं है राजीव। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा चमत्कार तो उन्होंने पहली बार देखा है। मैं समझ गया था कि वो चमत्कार है या शैतान से किया हुआ सौदा। अब मेरी प्रिया 18 साल की हो गई है। मुझे समय समय पे टास्क दिए जाते हैं और मैं आज भी अपनी प्रिया को अपने साथ रखने के लिए उन्हें पूरा करता हूँ। कभी किसी को अपनी कार से एक्सीडेंटली मारकर, कभी किसी को पहाड़ी से धक्का देकर, कभी किसी की आंखें या कभी किसी का दिल निकालकर। शुरू में दिल दहल जाता था, डर लगता था, पर अब सिर्फ अपनी बच्ची नजर आती है, हंसती हुई, खेलती हुई। शैतान के साथ किया हुआ वो सौदा मुझे अब जिंदगी भर निभाना था और वो मुझे मंजूर था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजीव का अपनी बच्ची को बचाने के लिए दूसरों को मारना क्या ठीक है? जिसको उसने मारा वो भी तो किसी का बच्चा होगा, उसका भी तो परिवार होगा। कई बार इंसान प्यार में इतना सेल्फिश हो जाता है कि सही और गलत की पहचान भूल जाता है। मैं फिर आपसे पूछती हूँ, क्या एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।